वेलकम स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट वाली सीरीज को। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने टॉपिक्स को समझ लिया था। अब आज हम सीखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, पूरे साइकिल के लिए, आधे साइकिल के लिए, आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस पे जो बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इससे पिछले टर्न पे जहाँ तक हमें लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पिछले टर्न पे हमने ये सीखा था कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण होता है वो होता है आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज का समीकरण होता है वो होता है हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक इस पे सीख लिया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है हमारा, ये देखिएगा, इसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट भी किए होंगे। ये होती है हमारी टाइम एक्सेस और ये होती है हमारी करंट एक्सेस। मतलब अगर हम करंट को वाई एक्सेस पे रख दें, टाइम को टी एक्सेस पे, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट किए होंगे। वो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का नेचर मिला होगा। इस ग्राफ को हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद ये इसी तरीके से पूरी साइकिल अपनी आगे की ओर चलता है, जहां से ये अल्टरनेटिंग करंट टाइम t इक्वल 0 से स्टार्ट होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम जो हम लोगों ने निकाला था, टाइम की वैल्यू हमें मिली थी। देखिएगा, एक सेकेंड हम इसको एक बार इरेज करके सही से करते हैं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ तक जो हम लोगों ने सीखा था कि ये जो हमारी टाइम की वैल्यूज है, ये है हमारी टाइम की वैल्यू t/4। हमने बताया था आपको कि t/4 ऐड करते चले जाते हैं, टोटल हम कैपिटल टी टाइम तक के करंट को देखते हैं। तो ये हो गई हमारी t/4 जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी। करंट के मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू बोलते हैं या शिखर मान बोलते हैं धारा का। मतलब धारा की अधिकतम वैल्यू कितनी है उसको लिखते हैं आई नॉट। यहाँ पे हमने आई नॉट को दिखाया भी है, आई नॉट को हमने दिखाया। क्लियर। इसके बाद से फिर हमने t/4 में और t/4 ऐड किया था, तो हमारी टाइम टोटल आई थी यहाँ पे t/2। तो t/2 पे जब हम इस ग्राफ को कैलकुलेट किए थे इस वाले फॉर्मूले से, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी में t की जगह हमने पुट किया होगा t/4, सॉरी, t/4 पुट किया तो यहाँ पे आई नॉट मिला होगा। जब हमने t की जगह पुट किया हुआ था t/2, तो हमें वैल्यू मिली थी करंट की 0। फिर हमने टाइम को और बढ़ाया, टाइम को और बढ़ाया। यहाँ पे हमारी टाइम जो थी वो थी 3t/4, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई थी -I0। मतलब करंट की वैल्यू निगेटिव में मैक्सिमम हो गई थी। ये हो गई हमारी करंट एक्सेस पे वैल्यू जो आई थी वो आई थी -I0। क्लियर। उसके बाद कैपिटल टी पे हमारी करंट की वैल्यू फिर से 0 हो गई थी। ये हमारा पूरा एक चक्र चल गया किसका, प्रत्यावर्ती धारा का। सिमिलरली ग्राफ हमारा बना था प्रत्यावर्ती विभव का वोल्टेज के लिए। इन दोनों के बाद अब इस सीरीज में हम सीखेंगे कि जैसे करंट की वैल्यू अगर हमें कहीं रिप्रेजेंट करना हो, कहीं दिखाना हो कि हमारी करंट की वैल्यू क्या मिल रही है। ये जैसे देखिएगा, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। तो अब हमें अगर करंट की वैल्यू लिखना हो, जैसे हमें अगर कहीं पे बताना हो कि करंट की कितनी वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे करंट की जो हमने इक्वेशन लिखा है ये तो टाइम के साथ बदल रहा। देखिए, कभी जीरो हो रहा, कभी मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर निगेटिव में मैक्सिमम, फिर जीरो हो जा रहा। तो एक चक्र के दौरान धारा की वैल्यू लगातार बदल रही है। तो इसकी वैल्यू को जब भी हम कहीं दिखाएंगे तो औसत लेके दिखाएंगे। जैसे अगर हमारा, सपोज करिए हमारा प्री बोर्ड एग्जाम अभी सभी का कंप्लीट हुआ होगा। प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है। प्री बोर्ड में हमने हिंदी में पाए 85 मार्क्स, और सपोज करिए तीन ही सब्जेक्ट का है, हिंदी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में हमने पाया 99, केमिस्ट्री में हमने पा लिया 95। और हमसे कोई पूछेगा आपने एग्जाम में कितना मार्क्स लाया, हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 से डिवाइड देते हैं, एवरेज वैल्यू बताते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी ये करंट की वैल्यूज की बात आती है, तो इसमें हम करंट की एवरेज वैल्यू को बताने की कोशिश करते हैं कि धारा का औसत मान कितना है। ठीक, तो धारा का औसत मान के लिए अगर हम चले, देखिएगा, अभी तक हमने करंट की वैल्यूज के इक्वेशन को सीख लिया। ये हमारी करंट का इक्वेशन आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। धारा का मान लगातार बदल रहा, इसका हमें औसत लेना पड़ेगा। औसत कैसे लेना पड़ेगा, कहां से कहां तक का औसत ले। देखिए, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक चक्र चलने में कितना समय ले रहा है, कैपिटल टी। यानी पूरे एक चक्र के दौरान धारा का औसत मान अगर लिया जाए तो उसको हम कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, धारा का औसत मान। क्लियर हो गया। तो एक बार हम देखते हैं कि धारा का औसत मान कितना हो रहा है।
फिर देखेंगे कि धारा का औसत मान तो 0 आ जाता, तो आधे चक्र के लिए औसत मान देखेंगे, फिर आरएमएस निकालेंगे। वो अभी हम इस वीडियो के आगे में सीखेंगे। पहले हम देखते हैं धारा का औसत मान। जैसे आपको औसत निकालना होता है, क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। जितनी संख्या, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5 का औसत लेना है, तो क्या करते हैं, 2 + 3 + 5 करते हैं, डिवाइडेड बाई जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पे जो धारा है इसका औसत मान निकालना है। तो धारा कहाँ, 0 समय पे 0 था, समय का मान बदल रहा, धारा की वैल्यू बदल रही है। एक पूरे चक्र के दौरान देखिएगा, यहाँ पे जो हम आई एवरेज निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 कंप्लीट साइकिल। ये हमारी करंट की वैल्यू निकल रही है 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूरे चक्र के दौरान धारा का औसत मान। एक पूरा चक्र का मतलब जब समय का मान कितना हो, 0 से जब समय का मान कितना हो जाए, कैपिटल टी। तो एक पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, आई एवरेज। अब टोटल धारा को जोड़ देते हैं, एक चक्र में जितनी धारा हो गई उस धारा को जोड़ देते हैं और समय से डिवाइड दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, टोटल वैल्यूज को जोड़ दिया और जितनी बार नंबर से डिवाइड दे दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, करंट की वैल्यू हमारी लगातार बदल रही, तो करंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई हमारी समय का मान। समय का मान लगातार बदल रहा, तो उसको जोड़ने के लिए हमें एक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा जिसको कहते हैं समाकलन। जब इसको हम समाकलन करेंगे तभी तो ये सारी वैल्यूज को जोड़ देगा। आप लोग को पता होगा, जैसे देखिए ये जोड़े हैं ना हम, 2, 3, 5 तीनों को जोड़े हैं। यहाँ पे नंबर अलग अलग थे तो ऐड सिंबल का यूज किए। और इसको और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सिग्मा को। अगर कई सारे नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 लगातार नंबर हो, उसको सिग्मा से यूज करते हैं। जब इसके बीच की गैपिंग बहुत ज्यादा कम हो, तो हम इसी समेशन को देखिएगा, पहले जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, फिर सिग्मा का। इसी समेशन का एडवांस रूप को हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। समाकलन क्या काम करता है, फेबिक्विक की तरह। जैसे फेबिक्विक चीजों को जोड़ता है ना, वैसे समाकलन चीजों को जोड़ देता है। ये एक गणित का ऑपरेटर है। तो हम यहाँ पे किसका ऑपरेटर का यूज करेंगे, समाकलन का। आई, यहाँ पे ये हमारी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको समय के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो क्या करेगा ये समाकलन का ऑपरेटर, ये गणित का ऑपरेटर, धारा का समय के सापेक्ष इसको जोड़ देगा। कहां से कहां तक जोड़ना है, जब समय का मान 0 हो। कहां तक जोड़ना है, जब समय का मान कैपिटल टी हो। तो ये समाकलन क्या करेगा, धारा की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी को समय जब 0 रहेगा तब से जोड़ना स्टार्ट करेगा। कब तक जोड़ेगा, जब समय का मान कैपिटल टी हो जाए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें टाइम से डिवाइड दे देंगे। टाइम कब से, 0 समय से लेके कैपिटल टी समय तक, और यहां लिख देंगे dt। अब ये क्या हो गई, हमारी धारा का औसत मान का फॉर्मूला हो गया। औसत मान मतलब पूरे एक चक्र के दौरान, देखिएगा हम 1 कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है। पूरे एक चक्र के दौरान धारा की वैल्यू लगातार बदल रही है, ठीक है, समाकलन का यूज कर लेते हैं। तो पूरे एक चक्र के दौरान धारा का कुल मान को जोड़ दें, समय से भाग दे दें जितना समय लिया, वो क्या कहलाएगा, धारा का समय के सापेक्ष औसत मान। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, औसत मान कितना आएगा। तो देखिएगा, अभी हमने निकाला फॉर्मूला कि आई एवरेज। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, आई एवरेज मतलब धारा का औसत मान। कब के लिए, पूरे चक्र के लिए, जब समय का मान देखिएगा। इसको हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, 0 टू कैपिटल टी, मतलब शून्य समय से शुरू करिए, कैपिटल टी समय तक जोड़ दीजिए। किसको जोड़ना है, धारा को जोड़ना है। किसके सापेक्ष जोड़ना है, समय के सापेक्ष। तो 0 टू कैपिटल टी डी टी से डिवाइड दे देते हैं। अब इसको आगे की ओर सॉल्व करने की ओर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल टी। ओके, यहाँ पे ये आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, हम पेन की इंक को चेंज कर दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखिएगा, आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी लिख सकते हैं। टाइम हमारी क्या है, टाइम है 0 टू कैपिटल टी ऑफ डी टी। ठीक है, अब देखिएगा आई एवरेज की वैल्यू निकालने की तरफ चलते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने दें, 0 टू कैपिटल टी। इसको हम क्या लिख दें, आई नॉट लिख दें, साइन ओमेगा टी लिख दें, और इसको लिख दें हम डी टी। अब इसकी वैल्यू को जब देखते हैं, तो हमें पता है समाकलन में क्या फॉर्मूला होता है, अगर x पे पावर n dx है, तो इसका समाकलन हो जाता है x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो सिमिलरली हमको समाकलन किसका करना है, dt का। देखिए, लिमिट हटा दे तो केवल dt बचा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन t पे पावर 0 लिख दें और dt लिख दें। तो t पे पावर 0 लिख दें, और 0 टू कैपिटल t dt लिख दें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू कैपिटल t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू कैपिटल t, 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 0 टू कैपिटल
टी पे पावर 0 की वैल्यू 1 सेम आ जाएगा। अब देखिएगा इस फॉर्मूले से ये जो हमारा फॉर्मूला बना है जिसको देखिएगा हम ग्रीन कलर से इसको हम घेर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है समाकलन का। इस फॉर्मूले के तहत इसको हम निकाल रहे हैं, तो टी एन की जगह कितना है 0, तो क्या लिखेंगे टी 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका समाकलन हो जाएगा टी अपॉन 1। अब देखिएगा इंटीग्रेशन का क्या रूल है, कहां से कहां तक जोड़ना है, जीरो से कैपिटल टी तक, जीरो से कैपिटल टी तक, तो यहां भी लिख दीजिए जीरो से कैपिटल टी तक। ठीक, अब हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी आई एवरेज इक्वल्स, इसको लिख देंगे जीरो टू कैपिटल टी, 1 सेकेंड देखिएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी जीरो टू कैपिटल टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इसको लिख देंगे डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसकी जगह पे हम लिख देंगे कैपिटल टी। कैसे आया उसको समझ लेते हैं। देखिएगा ये है टी पे पावर जीरो ऑफ कैपिटल, जीरो से कैपिटल टी तक। सॉल्व करने का क्या रूल होता है, पहले रखते हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट टी की जगह कैपिटल टी रख दीजिए, माइनस लगाइए, फिर क्या रखिए लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कैपिटल टी। ठीक, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमारी फाइनल ये रिजल्ट मिला। इसको आगे की ओर समझते हैं। देखिएगा अब हमारी मिल गई करंट में आई एवरेज की वैल्यू मिल गई 1/कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी, ये वैल्यू हो गई हमारी आई नॉट, इसको लिख देंगे हम साइन ओमेगा टी और इसको लिख देंगे डी टी। अगर किसी को नहीं समझ में आया उसको फिर से समझा देते हैं, जहां 0 टू कैपिटल टी हुआ इसको जब समाकलन किए तो इसका वैल्यू आई कैपिटल टी, सॉरी 1 सेकेंड, इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन के लिए इसकी वैल्यू आएगी स्मॉल टी, कहां से, जीरो से कैपिटल टी तक लिमिट लगा। क्या रूल होता है, सबसे पहले ऊपर वाले लिमिट को रखते हैं, रख देते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर टी की जगह नीचे वाली लिमिट कितनी है 0 रख देंगे, तो टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल टी। ठीक, अब इधर हम आगे आते हैं, आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई 1/कैपिटल टी। अब देखिएगा यहाँ पे आई नॉट लिखा है, आई नॉट लिखा है, साइन लिखा है, ओमेगा टी लिखा। आई नॉट क्या चीज है हमारा, आई नॉट है धारा का अधिकतम मान जिसको हम शिखर मान बोलते हैं। तो आई नॉट की वैल्यू जो होगी वो हमारी हो जाएगी कांस्टेंट, पूरे समय के दौरान शिखर मान तो नहीं बदलेगा ना। देखिए जब आप इसको पढ़ रहे होंगे यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी करंट वैल्यू मैक्सिमम जा रही है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसी करंट जाती है, लेकिन जो धारा का शिखर मान होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक, धारा का शिखर मान नहीं बदलता, तो इसको हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं आई नॉट, को बाहर कर देंगे, कहां से लिमिट होगी 0 टू कैपिटल टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी। आई नॉट को क्यों बाहर रखें, जिसका भी मान समय के सापेक्ष, सॉरी, जिसका भी मान समाकलन में बदलता नहीं है, समाकलन उसको क्या करता है बाहर निकाल देता है। क्लियर, समाकलन मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन में जिस टर्म की वैल्यू नहीं बदलती उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, उस पर समाकलन का साइन ऑपरेट नहीं होता। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी आई नॉट बाई कैपिटल टी हो जाएगी। अब इसको देखेगा साइन ओमेगा टी, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि साइन साइन थीटा का अगर हम समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस का कॉस थीटा। क्लियर हो गया। तो सिमिलरली अगर हम बात करें साइन ओमेगा टी का समाकलन, तो देखिएगा यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, तो कॉस थीटा बना, यहाँ टी है यहाँ टी है, तो इसका समाकलन बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, तो उससे हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन में बेसिक सब्सटीट्यूशन मेथड होता है, ओमेगा टी को आप कैपिटल थीटा या कुछ भी मान के उसको सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू ऐसे मिलेगी। क्लियर हो गया, यहाँ पे उस चीजों को हम नहीं देखेंगे वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब यहाँ पे इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल टी। लिमिट कैसे रखना अभी हमने सीखा, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं फिर लोअर लिमिट की। तो इसमें हम रखते हैं आई नॉट ओवर टी हो जाएगी, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे देखिएगा
ओमेगा को भी बाहर कर देते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। एक सेकेंड, इसमें माइनस साइन को भी हम बाहर ले सकते हैं, तो हमारा और इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। देखिएगा यहाँ पे हम किसको किसको बाहर ले रहे हैं उसको हम अलग पेन से दिखा रहे हैं। देखिएगा ये जो हमारा आई नॉट है इसकी वैल्यू नहीं बदल रही थी, अपॉन ओमेगा इंटू टी, ओमेगा भी कांस्टेंट है, टी भी टी तो बाहर है, ये माइनस साइन को भी अगर हम बाहर ले लें तो अब अंदर क्या बचेगा, हमारा अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी विद इन लिमिट 0 टू कैपिटल टी। लिमिट की वैल्यू तो बचेगी। लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर फिर लोअर, ओके। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई नॉट ओमेगा टी, अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह कैपिटल टी। यहाँ पे देखिए इसको जब अपर लिमिट रखे थे तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, लोअर लिमिट रखे थे तो स्मॉल टी की जगह जीरो, माइनस कर देंगे। स्मॉल टी की जगह जब जीरो रखेंगे तो इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक, अब इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस कॉस जीरो, ये 0 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा कैसे किए हैं, चूंकि हमको एक वैल्यू पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। याद करिए फर्स्ट वीडियो में हमने इस चीजों को समझाया था, ओमेगा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो यहाँ टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हमारी फाइनल वैल्यू बचेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा टी हो जाएगी। और इसको अगर हम लिखना चाहें, टी से टी कैंसिल है तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। अब देखिएगा कॉस में 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है और कॉस में 0 की वैल्यू कितनी होती है। इसको सॉल्व करने की ओर हम चले तो देखेंगे आई एवरेज हमारी मिलेगी माइनस, हमें क्या मिली थी, आई नॉट मिला होगा, ओवर मिला होगा, ओमेगा कैपिटल टी मिला था। ठीक है, इसके बाद जब हम लिमिट रखें तो हमें मिल गया होगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस मिला होगा 0 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि कॉस में जब यम पाई होता है तो इसकी वैल्यू आती है -1 पे पावर m। मतलब कि कॉस अगर हमसे पूछा जाए पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 4 पाई, मतलब m की जगह 1 2 3 4 रखते हुए हमसे पूछा जाए, ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं कि -1 लिखिए, यम की जगह कितना एक, देखिए cos पाई मतलब m की जगह एक होगा, m की जगह एक रखिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। cos 2 पाई देखिएगा m की जगह 2 रखेंगे, जैसे ही m की जगह 2 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आता है +1। cos 3 पाई फिर से -1 पे पावर 3 रख देंगे, तो जब -1 पे ऑड पावर होता है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज -1 आती है। 4 पाई रखेंगे तो -1 पे पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। देखिए जब भी -1 पे इवन पावर हो, इवन मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, हमेशा इसकी वैल्यू +1। जब -1 पे पावर ऑड हो, जैसे 1 हो, 3 हो, 1 3 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है -1। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस में अगर पाई का मल्टीपल है यानी गुणज है, वो भी ऑड वाला, देखिएगा ऑड वाला मतलब एक बार में या 3 बार में, तो हमेशा वैल्यू आती है -1। और जब इवन मल्टीपल होता है तो वैल्यू आती है +1। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई है 2, कॉस एम पाई की तरह अगर इस फॉर्मेट से देखें तो m की जगह 2 है, 2 इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। तो अभी हम इसको अगर लिखने की ओर चले तो आई एवरेज हमारा आ जाएगा माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, इसको भी 1 लिख देंगे। तो टोटल हमारी आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। मतलब अगर हम धारा का एक औसत ले, किसका, पूरे एक चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का अगर हम औसत मान निकालें तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 0। तो हम प्रत्यावर्ती धारा को एवरेज निकाल के कभी भी प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा, सपोज करिए आपको एक प्रत्यावर्ती धारा मिल गई, आई इक्वल्स मिल गई आपको, आपको एक प्रत्यावर्ती धारा मिल रही है जिसमें, देखिएगा जिसमें आपको मिल गई आई
इक्वल्स मिल गई आपको 5 साइन 25 स्मॉल टी, ऐसे मिल गई कोई प्रत्यावर्ती धारा। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो हम जानते हैं। तो आई नॉट की जगह कितना है 5, ओमेगा की जितना जगह क्या है 25 है। तो ये हो गई हमारा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अब अगर आपको कहीं रिप्रेजेंट करना हो और कोई कहे कि चलिए भैया जितना प्रत्यावर्ती धारा लगा उसका औसत मान बताइए पूरे चक्र के लिए, तो कहेंगे औसत मान हमेशा 0 आती है। क्यों औसत वैल्यू 0 आती है, तो कहिएगा कि एक बार इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। ये ग्राफ में हमारी क्या है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, फिर आके मिनिमम हो रही है। पूरा एक चक्र कंप्लीट। एक चक्र में धारा का जितना पार्ट पॉजिटिव होगा उतना ही पार्ट दूसरे चक्र में धारा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवर अगर हम इसका औसत ले तो हमें हमेशा कितना मिलेगा, 0। जैसे अगर मान लीजिए आपने हिंदी में पाया 25, सपोज ऐसा हम कह रहे हैं, और इंग्लिश में आपने पाया -25, नेगेटिव मार्किंग थी, आपने -25 पाया, तो औसत निकालेंगे तो दोनों की औसत कितना आएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। ठीक। तो करंट का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, या प्रत्यावर्ती विभव का, विभव देखिएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, बिल्कुल इसी तरह आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसमें भी आपका प्रत्यावर्ती विभव का भी औसत मान हमेशा आएगा 0, क्योंकि वोल्टेज भी आधे चक्र में पॉजिटिव होगा, आधे चक्र में नेगेटिव होगा, जितनी पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इसलिए जब भी इसका औसत मान निकालेंगे पूरे चक्र के लिए तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है। अब औसत मान हमेशा हर चक्र के लिए 0 आती है, एक पूरे चक्र के लिए, तो हम धारा को कैसे दिखाएंगे, तो अब धारा को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आधे चक्र के लिए। जैसे यहाँ पे एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक सेकेंड, इस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करने की कोशिश करिएगा कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा को दिखा रहे हैं या प्रत्यावर्ती विभव का, पिछले लेक्चर में हम लोग इसका ग्राफ प्लॉटिंग सीखे थे कैसे आता है। तो हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा, अगले हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो जितना मान देखिएगा ध्यान से t/2 समय तक धनात्मक होगा उतना ही मान t/2 से कैपिटल T समय तक ऋणात्मक हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हम इसको डिनोट करें, इसको हम पॉजिटिव मान लें, इसको हम नेगेटिव। तो 0 समय से t/2 समय तक जितना मान इसका पॉजिटिव उतना ही मान आधे दूसरे आधे चक्र में नेगेटिव, इसलिए टोटल वैल्यू इसकी हमेशा आती है 0। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है एक पूरे साइकिल के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 आ रहा है, तो अब आप क्या करिए, हाफ साइकिल के लिए निकालिए। अब हम क्या कैलकुलेशन करेंगे कि हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल मतलब आधे चक्र के दौरान, पूरे चक्र की बात आप मत करिए, पूरे चक्र में वैल्यू 0 आ रही है, आधे चक्र के दौरान बताइए किसकी वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर हो गया। तो हाफ साइकिल के लिए अब हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो जब हम आई एवरेज निकालेंगे किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, आधे चक्र के लिए, मतलब केवल इस पॉजिटिव पार्ट को अगर हम निकालना चाहें किसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको देखते हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला तो सेम है आई एवरेज निकालने का। आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से जहां तक चाहिए वहां तक पहले धारा को जोड़ दीजिए। कितने समय तक हमको धारा चाहिए, आधे चक्र तक धारा चाहिए। धारा की वैल्यू कितनी है, आई इंटू डी टी कर दीजिए, ये हमको बता देगा पूरी धारा को जोड़ के, समाकलन लगा हुआ है नीचे। अब जितने समय तक धारा की मान चाहिए उतने समय से डिवाइड दे दीजिए, ये हो गई उतना समय। याद करिए पुराना जब हमने पूरे चक्र के लिए निकाला था इसको कैपिटल टी रखा था, मतलब यहां से यहां तक दोनों की वैल्यू रखी थी। देखिएगा इसको हम अलग कलर से अगर एक बार दिखा दे, सॉरी, देखिएगा ये हो गई हमारी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब हम धारा की वैल्यू को निकाले थे पूरे चक्र में तो 0 से समाकलन किए थे कैपिटल टी तक। अब आधे चक्र में हमको केवल जानना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में धनात्मक आधे चक्र में धारा का औसत मान कितना है, तो 0 से t/2 तक समाकलन करेंगे। अब जब इसको समाकलन करेंगे तो देखिएगा आई एवरेज की वैल्यू, इसमें हम डैश कर देते हैं, डैश इसलिए क्योंकि आपको अंतर पता रहे, ये आधे चक्र के लिए हम धारा का औसत मान निकालना है, पूरे चक्र के लिए हमेशा इसकी वैल्यू
जीरो होती है। बार बार हम धारा बोल रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। धारा और वोल्टेज दोनों की वैल्यू आधे चक्र के लिए निकालेंगे, पूरे चक्र के लिए दोनों की वैल्यू हमेशा ही जीरो होती है। अब इसको देखिएगा निकालेंगे तो सबसे पहले हम साइड में समझ लेते हैं कि जैसे पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि जब जीरो टू कैपिटल टी था तो इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया था, टी आया था, फिर इसकी लिमिट रखा था तो वैल्यू कैपिटल टी आई थी। अब इसको कहां से रखना है, जीरो से आधे चक्र के लिए। आधे चक्र के लिए करेंगे तो टी तो होगा ही, लेकिन इस बार लिमिट बदल जाएगी, तो इस बार इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, आएगी टी बाई टू। क्लियर हो गया। फिर से वही पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे, यही वैल्यू आएगी। तो हम यहां तक सीख गए कि ये टाइम वाले समाकलन की वैल्यू आएगी टी बाई टू, तो उसको रख देते हैं एक बटे टी बाई टू। और दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी उसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगी आई। आई की जगह क्या रख सकते हैं, एक सेकेंड, आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई की जगह रख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी। ये हो गई। इसकी एवरेज वैल्यू को हम देखते हैं तो आई एवरेज की वैल्यू आएगी टू बाई कैपिटल टी। कहां से, जीरो से टी बाई टू तक जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ना है, किसको, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी को हमें ऐड कर देना है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखिएगा, आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान। हमने अभी सीखा था जो भी टर्म समाकलन में कांस्टेंट होते हैं उसको समाकलन से बाहर कर देते हैं, तो आई नॉट को हम समाकलन से बाहर कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई डैश एवरेज, ये आ जाएगी टू आई नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो टू टी बाई टू। यहाँ पे हो जाएगा ये केवल साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी 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 की आपको समाकलन पता है, चलते हैं उसको समाकलन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक हमारी वैल्यू आई है, आई एवरेज की वैल्यू आई है टू आई नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। यहाँ पे हमको समाकलन मिला है जीरो टू टी बाई टू तक। किसको समाकलन करना है, साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी का। फॉर्मूला फिर से हमारा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। क्लियर है। तो फिर इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगी आई एवरेज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको टू आई नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इसका समाकलन क्या होगी, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। कहाँ से, जीरो से कैपिटल टी बाई टू तक। ठीक, अब देखिएगा ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या हमारा मिलेगा, आई एवरेज कितना मिल जाएगा, माइनस टू आई नॉट डिवाइडेड बाई टी ओमेगा। यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू बच जाएगी, कॉस ओमेगा टी। कहाँ से, जीरो से टी बाई टू तक। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। आई एवरेज फिर से आ जाएगा माइनस टू आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे देखिएगा एक बार अपर लिमिट तो रखेंगे तो कॉस ओमेगा टी की जगह कितना रख देंगे, टी बाई टू, माइनस लोअर लिमिट तो कॉस ओमेगा टी की जगह कितना रख देंगे, जीरो। अब इसकी वैल्यू को देखते हैं तो आई एवरेज आ जाएगा हमारा माइनस टू आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी। इसकी वैल्यूज को देखेगा, ये तो पूरी जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा की जगह फिर से पुराना फॉर्मूला याद करते हैं, टू पाई बाई टी। फिर यहाँ पे कितनी वैल्यू रखनी है, टी बाई टू, माइनस करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस जीरो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक बहुत इजी कैलकुलेशन है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कि हमें वैल्यू समझ में आ गई। आगे इसको देखते हैं तो जो हमारी आएगी आई एवरेज, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हमने निकाला इसकी वैल्यू आ रही थी टू आई नॉट बाई ओमेगा टी माइनस साइन के साथ। यहाँ पे हमारा क्या बच गया था, यहाँ पे हमारा बचा था कॉस पाई माइनस कॉस, मिल गया था जीरो डिग्री। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, कॉस यम पाई की वैल्यू होती है माइनस वन पे पावर यम। यहाँ पे यम की जगह कितना है, एक, रख दीजिए एक, माइनस वन पे पावर एक, वैल्यू आएगी माइनस वन। तो आई एवरेज आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस
2I0 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और cos जीरो की वैल्यू तो 1 ही होती है, माइनस लगाए ही रहेंगे। तो आई एवरेज की वैल्यू आ जाएगी -2I0 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी इंटू -2। तो आई एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4I0 डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू टी। ओके, इसको हम फाइनल लिख लेते हैं, ओमेगा की जगह 2π/t लिख सकते हैं, चेंज कर देते हैं। आई एवरेज प्राइम इक्वल्स ये हो जाएगा 4I0 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं तो ये आएगा 4I0 डिवाइडेड बाई 2π/T इंटू कैपिटल टी। तो हम फाइनली इसको अलग कलर से लिखते हैं, हमारी जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई एवरेज प्राइम, वन सेकेंड, इसको हम, ये विजिबल नहीं होगा आप लोग को शायद सही से, इसलिए हम इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। तो हमारी आई एवरेज प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 4I0 डिवाइडेड बाई, देखिएगा टी से टी कैंसिल हो रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2π। तो आई एवरेज वैल्यू आएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2I0/पाई। इसको हम घेर देते हैं ब्रैकेट में। ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये हमारी वैल्यू है करंट की एवरेज वैल्यू। कब? आधे चक्र के दौरान धारा का औसत मान हमने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू आती है 2I0/पाई। सिमिलरली अगर कोई हमसे पूछे कि ये तो आपने 0 से T/2 तक निकाला है धारा का औसत मान, अगर कोई आपसे पूछे T/2 से कैपिटल T तक, तो ये कौन सा है? निगेटिव वाला है, नीचे की ओर धारा जाएगा। निगेटिव आधे चक्र के लिए सिमिलरली हमारा धारा का औसत मान आ जाएगा, सारी वैल्यू सेम रहेगी, बस ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस आधे चक्र में धारा का औसत मान +2I0/पाई, निगेटिव आधे चक्र में -2I0/पाई, और टोटल निकालेंगे तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपने हिंदी में 25 पाए, इंग्लिश में -25, अगर निगेटिव मार्किंग है तो इसका औसत लेंगे तो हमेशा हमें 0 मिल जाएगा। तो अभी तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है पूरी, अभी हम सीखे क्या? धारा का औसत मान पूरे चक्र में निकाले तो वैल्यू 0, आधे चक्र में निकाले तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है। अब ये देख लेते हैं कि जो हमने आधे चक्र में धारा का मान निकाला, इसकी वैल्यू कित तो हम लोग आई एवरेज को निकाल लिए, आधे साइकिल के लिए भी निकाल लिए हैं। अब इसकी वैल्यूज को सीखते हैं, ये क्या हमें बताएगा। जो हमने आई एवरेज निकाला उसकी वैल्यू आई 0। कब 0 आई? जब हमने इसकी बात की कंप्लीट साइकिल की, मतलब पूरे एक चक्र के दौरान देखा तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिल गई। फिर हमने निकाला आई एवरेज प्राइम, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 2I0/पाई। ये कब हमने निकाला था? जब हमने निकाला था पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। मतलब एक सेकेंड, साइकिल की स्पेलिंग गलत हो गई। ये हमारी निकली है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जैसे ये हमारी करंट की ग्राफ है, इस ग्राफ में जब हम इसकी एवरेज वैल्यू की ओर गए तो देखिए हमारा ये ग्राफ जो है, ठीक, तो इसमें ये हमारी हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हो गई हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हमारी वैल्यू। तो जब हम इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाले तो इसकी वैल्यू इतनी आई। फिर जब हम इसकी वैल्यू निकाले नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो इसकी वैल्यू आई -2I0/पाई। ये हमारी वैल्यू निकली नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हम देखते हैं इससे हमको क्या जानकारी मिलती है। तो जब हम औसत मान निकाल रहे हैं धारा का, सपोज करिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो ये हो रही है 2I0/पाई, जिसमें आई नॉट तो धारा का शिखर मान है, जो भी हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे अलग अलग, धारा अलग अलग हमें मिलेगी, तो उस धारा का हम शिखर मान को उठा लेंगे, ठीक।
उसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड देंगे तो हमें आधे चक्र के लिए औसत मान मिलेगा। इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट, जो हमारे करंट की औसत मान आएगी। 2 बाई पाई को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.637 आएगा। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपको हमने सपोज करिए ऐसे करंट दे दिया, I बराबर 50 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को भी रख देते हैं कोई वैल्यू, एक सेकेंड, ओमेगा टी की हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करिए हमको मिल गई 15 टी। ठीक है, ये हो गई मेरी करंट की इक्वेशन। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 50। अब हम किसी को धारा अगर बताना चाहेंगे तो जो ये धारा दिखेगा, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो धारा शिखर मान कहां तक जाएगा? 50 एम्पियर तक ये मैक्सिमम जाएगा। निगेटिव में कहां तक जाएगा? -50 एम्पियर तक जाएगा। लेकिन जब हम इसको किसी को रिप्रेजेंट करेंगे औसत, तो 0। और फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है, औसत आधे चक्र के लिए बताएंगे, तो कहेंगे 50 का केवल 0.637 टाइम्स ही हम उसको आधे चक्र में अगर औसत बता रहे हैं। जैसे सपोज करिए हम किसी को बता रहे हैं कि धारा का आधे चक्र में औसत मान कुछ है, तो हम उसका पूरी वैल्यू नहीं बता रहे हैं, धारा कितना अधिकतम जाएगी, धारा का हम सर्टेन कुछ छोटा अमाउंट बता रहे हैं। ये छोटा अमाउंट को अगर हम परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो हम कहेंगे केवल 63.7% ऑफ आई नॉट। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। मतलब जितना धारा का शिखर मान है, केवल उसका 63.7% ही औसत मान आधे चक्र के लिए हम बता सकते हैं, क्योंकि औसत मान इतना ही तो पार्ट बताएगा। अब जैसे यहाँ पे हम इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो देखिएगा हम क्या इसकी बात करते हैं कि आई नॉट की वैल्यू कितनी आई हमारे समीकरण में? 50 एग्जाम्पल में। तो अगर कोई हमसे कह दे कि इसका हम औसत मान बताए हैं लेकिन आधे चक्र के लिए, मतलब 50 का केवल 63.7% वैल्यू ही आपने हमको बताया है, तो आधे चक्र के लिए हम जब भी मान बताएंगे तो उस धारा का शिखर मान से बहुत कम बता रहे हैं, केवल उसका 63% ही बता रहे हैं। इसलिए अब हम करंट को चलेंगे आरएमएस मान निकालने पर। जैसा कि आप लोग मॉलिक्यूल में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मीन, जो भी। तो यहाँ फिजिक्स में आरएमएस वैल्यू को निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्या काम है आरएमएस वैल्यू का, इसको सीखते हैं। तो जब भी हमारी करंट हो, वेलोसिटी हो, कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका औसत 0 आ जाता है, उस कंडीशन में औसत निकालने की एक नई टेक्निक का हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू। क्या होती है इसको इधर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं, ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ये हमारा सपोज करिए कोई मॉलिक्यूल्स है, सारी रैंडम मोशन कर रहे हैं। इस रैंडम मोशन को अगर हम समझने की ओर चलते हैं तो रैंडम मोशन को हम देख रहे हैं तो इसमें मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिशा में गति कर रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो कुछ मॉलिक्यूल्स इस दिशा में जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल इस दिशा में, कुछ मॉलिक्यूल ऊपर, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे, सभी संभव दिशाओं में मॉलिक्यूल्स गति करेंगे। तो जब हम इसमें वेलोसिटी का एवरेज लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि जितनी वैल्यू इधर पॉजिटिव उतनी वैल्यू इधर निगेटिव। तो इस कंडीशन में हम केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं, वी आर एम एस निकालना मॉलिक्यूल्स का, जो फिजिक्स में भी था, काइनेटिक थियरी में हमारा था, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, फिजिक्स में भी पार्ट आता है इसका। तो आई आर एम एस जो हमारी करंट है, इसकी औसत मान 0 हो जा रही है, आधे चक्र के लिए निकाल रहे हैं तो हम धारा का मान को कम बता रहे हैं। जैसे आधे चक्र के लिए जब हम निकालेंगे आई एवरेज, तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, केवल 63.7% ही हम आई नॉट का बता पाएंगे। धारा जितना मैक्सिमम जाएगा पूरी वैल्यू हम नहीं जानकारी दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई सर्किट में जोड़ रहा, पंखे को चाहिए 50 एम्पियर की धारा, और हमने उसका आई एवरेज का औसत मान 50 बोल दिया, तो ये तो हमारी आई नॉट नहीं ना हुई, शिखर मान तो हुआ नहीं। शिखर तो मान बहुत ऊंचा जाएगा तो हमारा पंखा जल जाएगा। क्लियर हो रहा? तो हम औसत मान नहीं देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, इसको एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सॉरी, एवरेज वैल्यू तो निकाल चुके हैं, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इस टॉपिक को हम समझते हैं। ओके, तो देखिएगा, एवरेज वैल्यू को हम निकाल चुके हैं, आरएमएस वैल्यू को समझते हैं। आरएमएस को पहले पढ़ने का तरीका देखते हैं।
RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मतलब स्क्वायर रूट, मीन मतलब औसत लीजिए, एवरेज लीजिए, स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर कर दीजिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? हमारी एक वैल्यू पॉजिटिव थी तो दूसरी निगेटिव थी, औसत ले रहे थे तो जीरो आ रहा था। तो आरएमएस मेथड क्या कहता है कि पहले सारे क्वांटिटी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिए, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब इसका एवरेज लीजिए। क्या करिए, पहले काम जब भी करते हैं हम इसका रिवर्स ऑर्डर में उल्टे चलते हैं। पहले क्या करिए, स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करिए, एम एम फॉर मीन, मीन मतलब औसत ले लीजिए। तो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को औसत लेंगे तो आएगा 4। अब क्या करिए, औसत ले लेने के बाद रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए 4 पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब औसत जब हम निकालें और जीरो मिल जाए तो हम एक नए मेथड को इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या मेथड होता है ये? कि पहले जिसका भी आपको एवरेज निकालना है, जैसे यहाँ पे हमको एवरेज निकालना था ना, 2 और -2 का एवरेज निकालना था, एक माइनस था एक प्लस था, तो पहले सबसे पहला काम, इसको पढ़िए, आईआरएमएस को पढ़िए। आईआरएमएस या जो भी वैल्यू, पहले आएगा आपका यस, यस मतलब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब आप इसका मीन निकाल लीजिए, मीन निकाल लिया। अब उसके बाद आर, आर फॉर रूट लगा दीजिए। तो ये हमारा मेथड है आरएमएस टेक्निक, जिसके तहत जब हमारी एवरेज वैल्यू जीरो आती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम उसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। ठीक यही टेक्निक का यूज करके हम करंट की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इस करंट की एवरेज वैल्यू को देखते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका। कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। तो आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट निकालने के लिए हम आगे की ओर चलते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जिससे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी तो प्रूफ करने के लिए दे देता है, नहीं तो इस पे न्यूमेरिकल तो दे ही देता है कि कोई एक करंट का इक्वेशन दे देगा, अभी हम आगे समझेंगे, और उस इक्वेशन से बोलेगा कि इसमें करंट की एवरेज वैल्यू बताइए, हाफ साइकिल के लिए बताइए, और फिर कभी कह देगा इसमें आरएमएस मान बताइए, आरएमएस मान की वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शनल में पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम इसको समझने की ओर चलते हैं। ठीक, तो यहां तक हम देख लिए थे। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आई का निकालना है हमको आरएमएस। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले करंट का आप क्या करिए, स्क्वायर करिए, फिर उसका एवरेज लीजिए, बार, ये बार लगाए हैं, बार एवरेज को डिनोट करता है। अब इसके बाद इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा, धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल, मूल मतलब होता है औसत, एवरेज वैल्यू, इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आईआरएमएस मतलब धारा का, इसको कहते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करिए, आई का आरएमएस वैल्यू ज्ञात करिए। अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, उल्टा पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे हम, एस, एस मतलब स्क्वायर, पहले आप उसका वर्ग कर दीजिए, फिर क्या है एम, एम का मतलब होता है मीन, हिंदी उसकी होती है माध्य, यानी इसके बाद इसका मीन वैल्यू लीजिए, औसत लीजिए, फिर क्या आया आर, आर मतलब अब उसको रूट ले लीजिए, करड़ी लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया आपका माध्य, ये हो गया आपकी मूल, यानी स्क्वायर रूट लगा दिया। क्लियर? तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट हमारे इक्वेशन क्या है, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, आधे चक्र में पॉजिटिव आधे में निगेटिव हो जा रहा था, तो पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो आएगा आई नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर हो गया? अब इस आई स्क्वायर का औसत मान ले लीजिए, लास्ट में उस पे स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा। तो स्क्वायर तो हम कर दिए, अब औसत मान लेना अभी तक हम सीख ही रहे थे, 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे, औसत मान निकालते हैं, फिर उसको स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो देखिएगा, आई का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, अब इसका औसत मान निकाल रहे हैं। तो औसत के लिए क्या फॉर्मूला है, 0 से कैपिटल टी तक, जिस समय तक चाहिए उसको जोड़ दीजिए। वैल्यू क्या है आपकी, आई नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अब डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, जितने समय के लिए किया, 0 टू टी, डी टी से डिवाइड दे देंगे। क्लियर हो गया? तो अब देखिएगा, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, इसके हम समाकलन बहुत बार सीख चुके हैं, कैपिटल टी हो जाएगा,
तो इसको लिख देंगे 1 बाई कैपिटल टी, 0 टू कैपिटल टी, इसको हम लिख देंगे आई नॉट स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिख देंगे डी टी। सॉरी यहाँ पे डी टी छूट गया है, ठीक, डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। क्लियर हो गया। देखिए फिर से आई नॉट तो हमारा धारा का शिखर मान जो समय पर निर्भर नहीं करता, इसकी वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, तो आई स्क्वायर की एवरेज हो जाएगी हमारी आई नॉट स्क्वायर बाहर हो जाएगा डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे 0 टू कैपिटल टी, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ डी टी। अब इसको जब इंटीग्रेट की तरफ चलेंगे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है? ये हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक सेकेंड, क्या फॉर्मूला है हमारा कि cos में 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमको इसी फॉर्मूले की मेनली जरूरत है, या फिर हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या फिर हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2 ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा की जगह है ओमेगा टी। क्लियर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है, 2 यहाँ पे फॉर्मूले से आता है ओमेगा टी। क्लियर हो गया। आई थिंक इस फॉर्मूले में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी आई नॉट स्क्वायर ओवर कैपिटल टी। इसको हम लिख सकते हैं 0 टू कैपिटल टी, डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं होगा इसलिए हमने इसको चेंज किया। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। क्लियर, और यहाँ पे डी टी तो हमारा रहेगा ही। तो इसकी वैल्यू देखिएगा 2 फिर से कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल टी। क्लियर हो गया। अब इसमें हमारा समाकलन लग जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। क्लियर, इसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर हमारा फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा आई का स्क्वायर की एवरेज, क्या मिली है हमको, हमको मिला है आई नॉट का स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2 कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी विद किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, डी टी के। अब क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसको हम ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल टी, इसको एक बिग ब्रैकेट लगाते हैं, इसको हम लिख देंगे 0 टू कैपिटल टी डी टी, डी टी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, माइनस 0 टू कैपिटल टी कॉस 2 ओमेगा टी ऑफ डी टी। यहाँ तक की लाइन हमको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक हमने बेसिक अभी यूज ही किया है, इस टर्म को हम समझते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल टी। अब इधर देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी वैल्यू तुरंत हो जाएगी कैपिटल टी के, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा साइन अगर थीटा है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, अगर यहाँ पे कॉस थीटा है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्लस का साइन थीटा देता है। ठीक, डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है इसका, जस्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी लिमिट ऐसे लगी होगी, लिमिट हमारी कितनी होगी 0 टू कैपिटल टी, ये बिग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसकी वैल्यूज को देखेंगे तो क्या आएगी आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कैपिटल टी, इसकी वैल्यू को देखेंगे कैपिटल टी माइनस, इसको भी आप लोग कर्ली ब्रैकेट ही कर लीजिए, इसको भी कर्ली ब्रैकेट कर लीजिए वरना ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हो गया t माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा 2 ओमेगा है, 1 बाई 2 ओमेगा को बाहर कर लेते हैं,
अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पहले अपर लिमिट कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन 0। क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी माइनस, ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी, पुराना फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, टी तो पहले से रहेगा, माइनस साइन 0 की वैल्यू होती है 0। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एक और इसमें पार्ट आएगा, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल टी हो जाएगा, और इसमें चलते हैं तो ये हो जाएगा टी माइनस 1/2 ओमेगा। यहाँ पे देखिएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई, साइन में देखिएगा अभी मैंने कॉस के लिए फॉर्मूला बताया था, साइन में अगर आपकी वैल्यू यम पाई है तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा इसकी वैल्यू 0 आती है। मतलब चाहे साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, चाहे साइन 3 पाई हो, चाहे साइन 4 पाई हो, 5 पाई हो, कुछ भी हो साइन में, लेकिन पाई का जो होना चाहिए वो मल्टीपल होना चाहिए। मतलब चाहे इवन चाहे ऑड, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। जैसे साइन पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, पाई 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, इस तरह हो जितनी भी वैल्यू हो, चाहे इवन हो या ऑड हो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू, वैल्यू भी 0, यह भी 0, तो टोटल हमारा ये पूरा टर्म हो जाएगा। देखिएगा जिसको हम येलो से कर रहे हैं, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। फाइनल हमारा एक्सप्रेशन बचेगा, फाइनल हमारा एक्सप्रेशन बचेगा आई नॉट स्क्वायर, सॉरी आई नॉट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे अगर हमारी पूरी एक्सप्रेशन की बात करें, आई स्क्वायर का औसत मान, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कैपिटल टी इंटू इस कैपिटल टी हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा आएगा आई नॉट स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अभी देखिए आई आर एम एस नहीं निकला, आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस कहता है कि पहले करंट की जो औसत लिए हैं, ठीक, अब इस पे आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो स्क्वायर रूट जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी हमारी आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम फिर से सही कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगा स्क्वायर रूट आई नॉट, आई का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू अभी निकाले, कितनी निकाले हैं, यहाँ पे देखिए नॉट छूट रहा है, ये हो जाएगी आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अब इसको यहाँ करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू मिली है, ये हमारा कहलाएगा करंट का आरएमएस मान। बहुत ही आसान इसका डेरिवेशन है। कैसे हमने डिराइव किया था, एक बार कॉन्सेप्ट को सबको समझ लेते हैं। जब हमसे पूछेगा धारा का औसत मान, ध्यान दीजिएगा, पूरे चक्र के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, धारा को पूरे चक्र के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, आई डी टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0 टू कैपिटल टी ऑफ डी टी। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हमसे पूछेगा, ठीक है भाई धारा का औसत मान 0 हो जा रहा है, आधे चक्र के लिए बताइए। तो आधे चक्र के लिए इसको बताने के लिए 0 टू कैपिटल टी, ये हो जाएगा आई नॉट, सॉरी आई नॉट नहीं होगा, धारा को ही तो इंटीग्रेट करना है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी आई डी टी, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से t/2 तक, आधे चक्र के लिए बोला, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई डी टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0 टू t/2 ऑफ डी टी। इसकी वैल्यू हमने निकाली है, कितनी पाई है 2i0 बाई पाई, इसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी पाई है 0। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पूछेगा तो इसकी वैल्यू माइनस लगा देंगे। फिर हमसे पूछेगा अच्छा ठीक है आई आर एम एस विधि से जरा इसकी वैल्यू बताइए। कॉन्सेप्ट याद है, उल्टा पढ़ेंगे, पहले एस, एस मतलब स्क्वायर, एम, एम मतलब मीन, आर मतलब रूट। पहले क्या करिए, जो भी क्वांटिटी दी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसका औसत निकाल लीजिए, फिर उस पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो इसकी वैल्यू आपकी आती है कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू टी तक,
लेकिन आई का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी यहां से इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये तो हो गया हमारा आई स्क्वायर का औसत। अब इस पे हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा हमारा धारा का आरएमएस मान, जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करके कितना पाए हैं? आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। अब आगे हम देखते हैं कि आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2 जो आरएमएस मान मिला है करंट की वैल्यू का, जो हमारी करंट का आरएमएस वैल्यू मिली है, इसकी वैल्यू मिली है आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। आई नॉट की वैल्यू, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414, इसको रखेंगे, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? धारा का आरएमएस मान कितनी वैल्यू बताता है। अब धारा का आरएमएस मान सीख लिए, इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल सीखेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सीखेंगे रेजिस्टेंस जब जुड़ा हो अल्टरनेटिंग करंट में, मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ में, अल्टरनेटिंग सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो, इंडक्टर जुड़ा हो, फिर तीनों को जोड़ देंगे। ये हमारा पूरा ये अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं और आईआरएमएस की वैल्यू कितनी आएगी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि आईआरएमएस की वैल्यू में जब हम 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। इसकी वैल्यू हमारी आएगी जब हम 1/√2 को डिवाइड देंगे 0.707 ऑफ आई नॉट। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा कि आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 70.7% ऑफ आई नॉट। मतलब जो हम आई आर एम एस निकालेंगे, अगर हम किसी सर्किट पे लिख दें कि ये आई का आर एम एस वैल्यू है, तो ये क्या बताएगा? धारा का जो शिखर मान है, मतलब धारा मैक्सिमम जहां तक जा सकती है, उसकी 70.7% वैल्यू हम बता पाएंगे। समझ में आ रहा है इस कॉन्सेप्ट को? एक बार देखिएगा फिर से आप लोग, थोड़ी भी इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखिएगा, ये हमारी करंट है, ये हो गई करंट मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए मैक्सिमम दे रहा है 20 एम्पियर। ठीक, हमने एक सर्किट लगा दिया, ये हो गई 20 साइन, मान लीजिए 200 टी दे दिया। कोई धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। तो धारा का शिखर मान आई नॉट कितना है? 20। मतलब धारा जब चलेगा, जब अल्टरनेटिंग करंट चलेगा, तो धारा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 एम्पियर। निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20 एम्पियर। जब धारा की वैल्यू समय शून्य, धारा जीरो, बढ़ते बढ़ते धारा होगी 20 एम्पियर, फिर घट के जीरो, फिर घटते घटते -20 एम्पियर, फिर जीरो। तो एक चक्र के दौरान धारा का शिखर मान कितना होगा? 20 एम्पियर। अब आप इसको मान लीजिए प्रेस प्रेस आप ले रहे हैं, कोई फोन ले रहा है, उस पर लिख दिए करंट की आरएमएस वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो आप आरएमएस लिखे, मतलब आपने क्या लिख दिया? जब आप आरएमएस लिखे तो शिखर मान 20 का कितना परसेंट लिखे हैं? केवल 70.7% लिखे हैं। पूरा 20 एम्पियर को अपने दिखाते हैं, कितना दिखाते हैं? 70.7%। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब मान लीजिए हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा आती है, कितने प्रत्यावर्ती, एक सेकंड रुकिएगा, वोल्टेज के लिए भी हम बता दें, पहले यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि देखिएगा सेम कॉन्सेप्ट हमारा वोल्टेज के लिए भी होगा। जो हम वोल्टेज पढ़े V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ग्राफ वगैरह सब सेम होगा। जब वोल्टेज का औसत वैल्यू निकालेंगे जीरो, वोल्टेज का औसत वैल्यू निकालेंगे लेकिन हाफ साइकिल के लिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 2V0/पाई। बिल्कुल यही तरह 1% का भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सारी कॉन्सेप्ट सेम लगेंगे। ठीक, और जब हम यहाँ पे करेंगे वोल्टेज का एवरेज तो हो गया, वोल्टेज का अगर हम करेंगे आरएमएस वैल्यू, तो वी आरएमएस की वैल्यू सिंपल आ जाएगी V0/√2। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। तो सपोज करिए हमारे घरों में हमने देखा कि 220 वोल्ट का हमारा क्या लगा है? एसी सोर्स आता है, पावर सप्लाई से एसी आती है। तो इसका मतलब जो हमको बताया जाता है वो बताया जाता है Vrms। तो Vrms कितना है? 220 वोल्ट। अब हम पता करना चाहे कि अगर 220 वोल्ट में वोल्टेज की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, वोल्टेज का शिखर मान कितना होता है। कॉन्सेप्ट में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये वोल्टेज हो गई, अधिकतम मान तो कुछ और होता है ना, शिखर मान कुछ और होता है। हम जो अपने घरों की सर्किट लगी है,
तो अगर हम प्रेस को देखें, प्रेस पे देखें, बल्ब पे देखें या किसी भी उपकरण पे देखें तो उस पे लिखा होता है कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई ही लगाइएगा अधिकतम, इससे ज्यादा लगाएंगे तो जल जाएगा। तो क्या ये 220 वोल्ट जो लिखा रहता है ये कौन सी वैल्यू होती है? तो ये होती है आपकी आरएमएस मान। ठीक, तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई? 220 वोल्ट। हम जानना चाहते हैं कि वोल्टेज अधिक से अधिक कहां तक जा सकता, तो हमको पता है वी आरएमएस की वैल्यू कितने के बराबर होती है? वी नॉट बाई रूट टू। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ वी आरएमएस। तो अब यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट टू टाइम्स वी आरएमएस कितना दिएगा हमको? 220। तो हम क्या करेंगे 1.414 में मल्टीप्लाई कर देंगे 220 का, तो जो हमारा वोल्टेज का शिखर मान आएगा वो वैल्यू हमारी आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी अप्रॉक्स 311 वोल्ट। इसका मतलब जो हमारे घरों में लगी होती है एसी करंट आती है उसका आरएमएस मान होता है 220 वोल्ट। उसका जो शिखर मान मतलब मैक्सिमम कहां तक वो जा सकता है वो होता है 311 वोल्ट। यही कारण है कि 220 वोल्ट के डीसी से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है 220 वोल्ट की एसी, क्योंकि एसी में ये 220 वोल्ट जो दिया जाता है वो इसका आरएमएस मान होता है, वीआरएमएस मान होता है। जब इसका शिखर मान लगाएंगे तो वो कितने के बराबर आ जाता है? 311 वोल्ट। मतलब आपने टच किया इसको 220 वोल्ट जानकर, लेकिन 220 वोल्ट तो उसका आरएमएस मान है, औसत हमको निकाल के दिखाना था कितना वोल्टेज है, तो हमने औसत का एक नई विधि लगाई आरएमएस मान, उससे बता दिया इसका औसत लगभग जाएगा, कितना जाएगा? 220 वोल्ट। अब आप उसे टच किए तो 220 वोल्ट तो उसका औसत है ना, जब आपको वोल्टेज जीरो मिला फिर वोल्टेज बढ़ते 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 आपको 311 वोल्ट का वोल्टेज लग गया। इसीलिए एसी 220 वोल्ट ज्यादा खतरनाक होगी डीसी से, क्योंकि इसके अंदर छुपा हुआ है क्या? वोल्टेज का शिखर मान। अभी वोल्टेज इसकी बढ़ेगी, कितना तक मैक्सिमम जाएगी? 311 वोल्ट तक। ओके, आई होप कि आपको आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू आधे चक्र के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इस पे एक दो हम न्यूमेरिकल करते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। इस न्यूमेरिकल को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये न्यूमेरिकल मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इंग्लिश में लिखना थोड़ा आसान होता है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई एक घर है जिसमें लिखा हुआ है, सपोज करिए घर का स्विच है उस पर लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, और आपसे पूछे कि जो आप वोल्टेज हमसे कह रहे थे प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसकी वैल्यू होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये होता है उसका तत्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आपसे न्यूमेरिकल में पूछे कोई घर है जिसके मेन कोई सॉकेट लगा है उस पे लिखा है अगर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक कुछ लिखा है कोडिंग की गई है, तो इसमें आप वोल्टेज का तत्क्षणिक मान बताइए। वोल्टेज का तत्क्षणिक मान, ये किसका है? धारा का तत्क्षणिक मान। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि वोल्टेज को इस वाले फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे। ठीक, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया है। दिया क्या है? 220 वोल्ट इस पे लिखा है, और क्या लिखा है? 50 हर्ट्ज लिखा है। हमने बताया था जब भी घरों में या कहीं भी वोल्टेज की वैल्यू दी होती है तो वो हमारी वोल्टेज की कैसी वैल्यूज देता है? आरएमएस मान देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि जो V का आरएमएस मान है वो कितना है? 220 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज किसकी यूनिट होती है? वोल्ट यूनिट होती है वोल्टेज की। तो वी आर एम एस का मान आपको 220 वोल्ट क्या है? पीक मान नहीं दिया, शिखर मान नहीं देता है। जब भी आपको देगा वो अगर कहीं पे मेंशन हो, जैसे फोन के चार्जर पे हो, फैन पे हो, कोई आप हीटर लेके आ रहे हैं उस पे मेंशन हो, तो वो हमेशा ही उसका आरएमएस मान मेंशन होता है, आरएमएस मान दिया होता है। तो वी का आरएमएस मान कितना हो गया? 220 वोल्ट। और हर्ज किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी का। तो आवृत्ति आपको कितना दे दिया? 50 हर्ज। आपको क्या पढ़ाया गया है कि V बराबर होता है V नॉट होता है साइन होता है ओमेगा टी। अब आप कहेंगे कि इस न्यूमेरिकल में केवल हमको यही दिया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कोई एक सॉकेट आपने देखा, फोन का चार्जर देखा, उस पे लिखा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक। तो इसका मतलब वो किस पे काम करेगा? 220 वोल्ट पर।
आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। ठीक, तो 220 वोल्ट क्या दिया है? वोल्टेज का आरएमएस मान नोट कर लिया। फिर क्या दिया? आवृत्ति एफ 50 हर्ट्ज। अब हमको उसका तत्क्षणिक समीकरण लिखना, तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे हमको ना v नॉट पता ना ओमेगा पता, तो हम कहेंगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ओमेगा का तो हम 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखते हैं। कह रहे हैं इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि टी तो दिया नहीं है। एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2 पाई एफ। क्लियर है? तो यहां से पहले हम ओमेगा निकालेंगे, तो ओमेगा की जगह क्या होती है? 2 पाई एफ, यानी 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू कितनी होती है? 50। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिएगा पहले 2 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 314। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो गया रेडियन पर सेकेंड। अब हमारा दूसरी प्रॉब्लम, शिखर मान तो हम लिख देंगे लेकिन वी नॉट नहीं पता। तो अभी तो हमने जस्ट सीखा है, क्या सीखा है? वी आर एम एस बराबर कितना होता है? वी नॉट बटे करड़ी में 2 होता है। ठीक, तो वी आर एम एस मान हमको दे दिया कितना? 220 वोल्ट। किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट बटे करड़ी में 2। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 220 गुड़े स्क्वायर रूट 2। तो ये कितना लिख देंगे? 220 गुड़े 1.414, तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 311 वोल्ट। क्लियर हो गया? अब हम फाइनल रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? वोल्टेज का तत्क्षणिक मान V बराबर वी नॉट मतलब 311, ये हो जाएगा साइन ओमेगा का मतलब 314 इंटू टी। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? जो वोल्टेज है उसका तत्क्षणिक मान। क्वेश्चंस बहुत आसान था, बहुत ही इजी था। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। क्या देगा कि कोई एक पंखा है, उस पे लिखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो जो भी चीज लिखी होती है वो हमेशा आरएमएस को बताती है। अगर धारा दिया होता तो वो आई आर एम एस बताता, वोल्टेज दिया इसलिए वी आर एम एस बताया। सबसे पहले वी नॉट निकाल लेंगे, शिखर मान। अब आपसे पूछ दिया ओमेगा, तो सब यहाँ पे देखिएगा हमारी फ्रीक्वेंसी दी थी, हमको फॉर्मूला पता था, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल देखिएगा, क्वेश्चन है कि कोई एक एसी है जिसमें दिया गया है धारा, देखिएगा यहाँ पे आई बराबर लिख दिया है समथिंग, मीन्स हमको गिवन जो है वो दिया है आई बराबर 14.1, यहाँ पे लिख दिया है साइन, यहाँ पे देखिएगा 6280 टाइम्स ऑफ टी प्लस पाई बाई 3। कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, टफ क्वेश्चंस नहीं है। फाइंड आरएमएस वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में कह रहा है आरएमएस वैल्यू मतलब धारा का आरएमएस मान निकाल दीजिए, और क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बता दीजिए। तो सबसे पहले हम धारा का समीकरण लिखेंगे, जो हमें क्या याद है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने तो ये वर्ड पढ़ाया ही नहीं अभी। देखिएगा यहाँ पे पाई बाई 3 जो है, ये टर्म तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये टर्म हम आगे की ओर सीखेंगे, ये कुछ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा फेज है, जिसको जब हम फेजर डायग्राम पढ़ेंगे तो हम सीख लेंगे। तो बस इस तरीके का समीकरण है। अब तुलना कर दीजिए, तुलना जैसे ही करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 14.1। ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6280। मिल गया। अब इस समीकरण को जरा ध्यान से देख लीजिए, इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे इजी। आई नॉट का मान हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए? आई आर एम एस। हमको पता है आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2 होता है। आई नॉट का मान दे रखा है, तो आई आर एम एस तुरंत निकाल लेंगे यहाँ से। आई नॉट की वैल्यू 14.1, रूट 2 की वैल्यू 1.414। सॉल्व करेंगे, दो ही डिजिट तक रख देते हैं, इजी आंसर निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर। मतलब जो धारा का आरएमएस मान होगा वो 10 एम्पियर, और धारा है कितनी? 14.1 एम्पियर। अभी हमने पढ़ा था ना, धारा का जो शिखर मान होगा, पीक मान होगा, आरएमएस वैल्यू सदा उसकी 70.7% ही बताती है। जब 14.1 का 70.7% करेंगे तो 10 एम्पियर आ जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा? आवृत्ति। देखिएगा, फ्रीक्वेंसी पूछा यानी आवृत्ति। तो आपको पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई रख दीजिए। एफ की वैल्यू तो हमें निकालना है, सॉरी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 6280 है। सॉल्व कर लीजिए, एफ की वैल्यू आ जाएगी 6280 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई मतलब 3.14। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं,
तो इसकी वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो ये कितना आएगा, 3140 डिवाइडेड बाई 3.14। जब इसको डिवाइड देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिखेगा इसकी वैल्यू जो होगी, हाँ सही किया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3140 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 314। 314 से 10 टाइम्स में कट जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी 1000, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आता है, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, ये सब पे। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा मैंने सॉल्व किया जो दोनों न्यूमेरिकल, कुछ भी डाउट हो उसे आप हमसे पूछ लीजिएगा। आगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब अल्टरनेटिंग करंट में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैपेसिटर तो, इंडक्टर तो, और एलसीआर सर्किट जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने आपके एग्जाम में स्टार्ट हो जाते हैं आरएमएस वैल्यू पे, पीक वैल्यू पे। आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।